नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का एक बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही गुरुग्राम में मेट्रो कनेक्टिविटी, कोयला एवं लिग्नाइट खोज योजना और बीएसएनएल के पैकेज से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे पहले बात खेती किसानी की करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने तुअर दाल, उड़द दाल, धान और मक्का सहित कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने उड़द दाल की एमएसपी को साल 2014-15 के 4350 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 6950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। सूरजमुखी की एमएसपी को 3750 रुपये से बढ़ाकर 6760 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसके अलावा सोयाबीन पर एमएसपी को 2560 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। कैबिनेट ने अरहर दाल पर एमएसपी को साल 2014-15 के 4350 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। धान की एमएसपी में 7% का इजाफा किया गया है। मूंग दाल में एमएसपी को बढ़ाया गया है। 5705 रुपये प्रति क्विंटल की लागत के बदले यह पहले 7755 रुपये थी। इसे अब बढ़ाकर साल 2023-24 के लिए 8598 रुपये कर दिया गया है। मूंगफली में एमएसपी को 9% बढ़ाकर 6357 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ज्वार, बाजरा, रागी, तुअर, उड़द, सूरजमुखी और सोयाबीन की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। कपास की एमएसपी में अच्छा खासा इजाफा किया गया है। एमएसपी में कई वर्षों की सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम 50% ज्यादा रखा जाता है। हाल के वर्षों में सरकार लगातार इन फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की पेशकश करके दलहन, तिलहन और अन्य पोषक धान्य, श्री अन्न जैसे अनाजों के अलावा कई फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने किसानों को उनकी फसलों में विविधता लाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी विभिन्न योजनाएं एवं गतिविधियां भी शुरू की हैं। देश में 2022-23 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 330.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल 2021-22 की तुलना में 14.9 मिलियन टन अधिक है। यह बीते 5 वर्षों में होने वाली सबसे अधिक वृद्धि को दर्शाता है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से है। सरकार एमएसपी के जरिए किसानों को उनकी उपज के न्यूनतम मूल्य की गारंटी देती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एमएसपी में कई वर्षों की सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को फायदा होगा। मुझे आपसे बताते हुए खुशी होती है कि ओवरऑल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है खरीफ का, वो 285 मिलियन टन यानी 2850 लाख टन जो 18-19 में था, वो बढ़ के इस वर्ष का अनुमान है कि 330 मिलियन टन, 3300 लाख टन तक जाएगा। यानी 450 लाख टन की वृद्धि इस मात्र 4 वर्षों में। शायद ही कोई देश होगा दुनिया में जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन आउटपुट बढ़ा हो। खासतौर पे कोविड के बाद ये यूक्रेन की युद्ध, इस सब के बीच में फर्टिलाइजर के शॉर्टेजेस, ट्रांसपोर्ट फ्रेट की समस्या, इन सबको जब हम देखते हैं, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा की भी चिंता की गई और हमारे किसानों की विशेष रूप से चिंता की गई, वो वास्तव में सराहनीय है। 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। पिछले 4 साल में दलहन में लगभग 25% की उत्पादन में वृद्धि हुई है
और तिलहन में लगभग 30% की वृद्धि देश के किसानों ने की है। ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा लक्षण है जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के अलग अलग जो योजनाएं हैं, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो कृषि क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने की बात हो, फर्टिलाइज़र के दामें ना बढ़ाने की बात हो, समय समय पे अच्छे दामों में बीज मिले किसानों को, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से और बड़े मात्रा में सिंचाई पहुंचाई गई है किसानों तक, देश में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कर दी गई है। जाहिर सी बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा किसानों से सीधे सीधे उनकी आमदनी से जुड़ा हुआ है और मोदी सरकार का इस बात पे जोर रहा है कि कैसे किसानों की आय बढ़े, कैसे किसानों की आय दुगनी हो। उस लिहाज से अगर कहा जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल का खासा महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व कृषि आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जब भी बात होती है तो ये मुद्दा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से किसानों के लिए खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं और मंत्रिमंडल का जो फैसला है वो क्यों महत्वपूर्ण है? अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि खरीफ सीजन की जो बिजाई है इसकी शुरुआत अब हो गई है और जो है जैसे कि कई लोग वर्षा का इंतजार भी कर रहे हैं, तो खरीफ सीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें हमारी दलहनी, तिलहनी और अन्य खाद्यान्न फसलें जो है मुख्य रूप से इस खरीफ सीजन से निकल करके आती हैं। इसीलिए जब भी नया सीजन शुरू होता है तो भारत सरकार एमएसपी जो है वो डिक्लेयर करती है, क्योंकि जैसे कहीं महंगाई बढ़ती है तो इनपुट की कॉस्ट भी बढ़ती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखते हुए जो लागत आती है खेती करने में वो भी बढ़ती है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि किसानों का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखा जाए और उसके लिए जो है एमएसपी की जो वृद्धि साल में 2 बार, जैसे खरीफ सीजन शुरू होता है तब की जाती है, इसी तरह से रबी सीजन की शुरुआत होती है तब की जाती है। क्योंकि भारत सरकार एक तरह से मैं ये कहूंगा कि हर सीजन में टारगेट फिक्स करती है कि कितने खाद्यान्न हमें उत्पादन करने की जरूरत है। तो वो खाद्यान्न जब उत्पादन करने हैं, उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक संदेश किसानों तक जाए कि भारत सरकार की प्रतिबद्धता है कि वो जो है आपका जो खाद्यान्न है, चाहे चावल है या गेहूं है, उसको जो है एक एमएसपी पर जो खरीदेगी। इसी तरह से अभी तिलहनी और दलहनी फसलों की भी खरीदी की शुरुआत की गई है और नेफेड के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का संदेश सीधा किसानों को जाता है कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और जो टारगेट भारत सरकार ने बनाए हैं, क्योंकि हम अपने लोगों के लिए, अपनी जनसंख्या के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करा सके और उचित मूल्य पर करवा सके और साथ साथ जो है किसान को भी उचित मूल्य मिले उसकी मेहनत का, इसीलिए सरकार जो है एमएसपी डिक्लेयर करती है। और वो सीजन से पहले जो एमएसपी डिक्लेयर की जाती है उसका सीधा संदेश जाता है और वो एक ट्रिगर पॉइंट का काम करता है। जैसे खरीफ सीजन की मैं जब बात चर्चा कर रहा था, तो हमारा जो टोटल उत्पादन जो अभी बताया गया 330 मिलियन टन जो हुआ है, और इसी तरह से इस साल के भी टारगेट रखे गए हैं कि करीब करीब 335 मिलियन टन हमें जो है खाद्यान्न उत्पादन करना है जो ये सीजन आया है। इसमें से करीब करीब 165 मिलियन टन खरीफ सीजन से आएगा। तो खरीफ सीजन के उस टारगेट को पूरा करने के लिए किसानों तक ये संदेश जाए कि भारत सरकार वो उसको जो है खरीदी करेगी और जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसके तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी में जैसे हमारी प्रतिबद्धता है कि हम किसानों से खरीदें और उसके बाद से जो है हमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो उपलब्ध कराएं, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से है, चाहे वो किसी भी तरीके से है। तो अब जैसे सीजन की शुरुआत होगी तो सरकार अपनी योजना भी उसी तरीके से बनाती है कि उस क्षेत्र को जो है आगे जो है जिसमें बढ़ावा देना है कि उसमें कितना क्षेत्र कवर किया जाए। तो किसानों को जो है राज्य सरकारों को जो है एक प्रकार का संदेश जाता है कि इतना क्षेत्र कवर हो और किसान भी एक तरह से अपना निर्णय ले सकता है
जब हम लोग ये बात करते हैं एमएसपी की, तो जब उसको ये दिमाग में रहता है कि जी। मुझे आगे जो प्राइस मिलने वाला है, वो कम से कम इतना तो प्राइस मेरे को गेहूँ और चावल के लिए मिलेगा। तो उसके दिमाग में जो एक अपनी योजना रहती है कि हाँ, इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए और फसल के लिए मल्होत्रा मुझे जी। इतना क्षेत्र जो है उत्पादन के लिए जो है उसमें डालना चाहिए। जी। तो ये जो सभी संदेश हैं इससे इस एमएसपी वृद्धि करने से जाता है। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि एमएसपी की जो एसके वृद्धि मल्होत्रा है, जी, अलग-अलग एसके फसलों मल्होत्रा में जी, जो है उसको बताया गया है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कुछ समय पहले तक ये देखने को कब मिलता था कि दलहन या तिलहन के दामों में जिस प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि पिछले कुछ वर्षों से अब हम देख रहे हैं 2014 के बाद वो पहले कम देखने को मिलती थी। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके लिए जैसे कि 2018-19 की जो बात है, आपको अगर इस बात का स्मरण हो, जी। तो उस टाइम में भारत सरकार ने किसानों को एक तरह से मैं ये कहूँगा कि कहा था कि हम लोग जो है, जो उसका उत्पादन लागत आती है, उसका 150% यानी कि 1.5 गुना जो है उसको जो है वो लाभ मिले। तो उसी तरीके से जो है एमएसपी फिक्स की गई थी और एमएसपी जो है अभी आप देख रहे हैं कि निरंतर उसकी बढ़ोतरी हो रही है और अभी भी जो अभी के जो आंकड़े भी आप देख रहे हैं कि जिसमें जिसमें करीब-करीब 7% से लेकर के 10% तक की मैं ये कहूँगा कि जितनी हमारी ये फसलें हैं, वैसे तो जो है भारत सरकार 23 फसलों का जो है एक तरह से एमएसपी डिक्लेयर करती है। 23 में से जो है करीब-करीब 12-13 फसलें जो हैं वो खरीफ सीज़न में होती है, तो उनका डिक्लेयर किया है। इसी तरह से आगे रबी फसलें जो आएँगी, उनका भी एमएसपी डिक्लेयर किया जाएगा। तो निरंतर रूप से आप जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि वो किसानों का एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड किया गया है, जिससे कि उसको एक निश्चित जो मूल्य है, वो मिले और उसकी आमदनी में इज़ाफ़ा हो और वो किसी भी तरह से कोई नुकसान में ना रहे। तो किसानों का जो मैं ये कहूँगा कि हित है, उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने बहुत अहम जो है एक तरह से निर्णय लिया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बढ़ोतरी है, वो निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत ही अच्छी कारगर सिद्ध होगी। ना केवल किसानों के लिए बल्कि हमारे देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और मैं ये कहूँगा कि जो इनकम सिक्योरिटी है, आय सुरक्षा, वो भी सुनिश्चित हो। जी, बिल्कुल, इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि देश में दलहन का उत्पादन अधिक से अधिक हो। बिल्कुल। अब मेरा जी। एक दूसरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि बात हम जब श्री अन्न की करते हैं, तो उसको लेकर भी भारत सरकार का खासा जोर है, जिसे मोटा अनाज हम कह सकते हैं। इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इससे जी। कैसे किसानों को लाभ होगा? बिल्कुल। तो ये जो अभी मैंने जैसे आपने अभी उसमें बात बताई है दलहनी फसलें। एक दलहनी फसलों के साथ-साथ तिलहनी फसलें, साथ-साथ में जो है अभी ये श्री अन्न की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जितने भी हमारे मैं ये कहूँगा मिलेट की जो फसलें हैं, जिनको हम मोटे रूप से मिलेट को मोटा अनाज भी बोल देते थे। तो ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी कुटकी का तो एमएसपी नहीं है, लेकिन ये ज्वार, बाजरा, रागी के जो मैं ये कहूँगा कि इसका जो एमएसपी बढ़ाया गया है, क्योंकि भारत सरकार ने और हमारे देश ने पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स मनाया जा रहा है और किसानों के मध्य में ये संदेश जाए कि जिससे कि एमएसपी में बढ़ोतरी हो रही है और एमएसपी में जो बढ़ी हुई है ज्वार, बाजरा, रागी के लिए, उसमें जो है अधिक से अधिक उत्पादन करें क्योंकि अब माँग जो है बढ़ी है और देश में और पूरे विश्व में भी मैं ये कहूँगा कि जो भारत के मिलेट्स हैं, वो अपनी धूम मचा रहे हैं। तो ये तो बात मिलेट्स की थी, लेकिन इसके साथ-साथ फसल विविधीकरण को जो है सरकार बढ़ावा दे रही है, जी। कि फसल में विविधीकरण हो, हमें केवल जो है चावल और गेहूँ पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि हमारी और अन्य फसलों की भी आवश्यकता है, चाहे वो मैं दलहनी फसलें हैं या तिलहनी फसलें हैं और इनकी भी कभी-कभी हमें थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। जैसे तिलहनी फसलों को तो हम एक तरफ रख कर के बात करते हैं क्योंकि उसकी मांग बहुत ही अधिक है। उसके लिए अलग से कार्य रूप योजना बनी है। लेकिन दलहन फसलों में कभी-कभी जब हमारी मैं ये कहूँगा कि मानसून में कभी इरेटिक मानसून रहता है या कोई फ़र्क महसूस होता है, कभी कम बारिश हुई किसी क्षेत्र में नहीं हुई। तो इसीलिए जो है दलहनी फसलों में कभी कमी आ जाती है, तो वो कमी ना रहे, तो दलहनी फसलों को विशेष स्थान दिया गया है और जो 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, वो दलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए हुई है, जिससे कि फसल का विविधीकरण हो, किसान विविधकरण में अलग-अलग फसलों को अपनाए और उनकी खेती करें, जिससे कि किसानों का भी लाभ हो और हमारी जो देश की माँग है अलग-अलग फसलों की, वो भी निश्चित रूप से पूरी होती रहे।
इसी तरह से तिलहनी फसलों को भी स्थान दिया गया है। चाहे उसमें आप मूंगफली की बात करें, चाहे जो है उसमें सोयाबीन की बात करें, क्योंकि ये दोनों फसलें अभी खरीफ के मौसम में इनकी बिजाई अब शुरू हो जाएगी, तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। करीब 7 से 8% की बढ़ोतरी जो उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई है। निश्चित रूप से किसान उसको जो है अधिक क्षेत्र में उगाएगा, जिससे कि हमारी निर्भरता जो हम लोगों को निर्यात करना पड़ता है, वो निर्यात करने में कमी आएगी। और भारत सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चलाया है, नेशनल मिशन फॉर ऑयल जी। सीड ऑयल पाम चलाया है, जिसके साथ साथ जो है क्षेत्र विस्तार में भी हमें फायदा मिले और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, जिससे कि हमारा उत्पादकता बढ़े और किसान जो है उस उत्पाद जी, को बिल्कुल। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो बिल्कुल, है ज़ाहिर-सी बात है केंद्रीय आगे बढ़े। मंत्रिमंडल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके एक तरह से किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत दी है, उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है। मल्होत्रा जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हम बात कुछ और मुद्दों पर भी करेंगे, लेकिन फिलहाल समय ब्रेक का है। आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक, और अब हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना को मंजूरी की। आइए देखते हैं इससे संबंधित ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2,980 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना को 2021-22 से 2025-26 तक अर्थात 15वें वित्त आयोग चक्र के साथ सह समाप्ति तक जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के तहत कोयला और लिग्नाइट के लिए अन्वेषण 2 व्यापक चरणों में किए जाते हैं। यह मंजूरी गैर CIL क्षेत्रों में प्रचार संबंधी अन्वेषण के लिए 1,650 करोड़ रुपए और विस्तृत ड्रिलिंग के लिए 1,330 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान करेगी। क्षेत्रीय अन्वेषण के अंतर्गत लगभग 1,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और विस्तृत अन्वेषण के अंतर्गत लगभग 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। देश में उपलब्ध कोयला संसाधनों को प्रमाणित करने और इनका अनुमान लगाने के लिए कोयला और लिग्नाइट के लिए अन्वेषण आवश्यक होते हैं, जिनसे कोयला खनन शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलती है। इन अन्वेषणों के माध्यम से तैयार की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट का उपयोग नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए किया जाता है और इसके बाद सफल आवंटियों से इसकी लागत प्राप्त की जाती है। मंत्रिमंडल के इस फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं अमृतलाल मीणा जी, जो सचिव हैं कोयला मंत्रालय भारत सरकार के। अमृतलाल मीणा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया है कि किस तरह से देश में जो कोयले का उत्पादन है या लिग्नाइट से जुड़ा हुआ जो विषय है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है इस योजना के पीछे? धन्यवाद मनोज जी। देश में कोयले की समुचित उपलब्धता के लिए और लिग्नाइट की समुचित उपलब्धता के लिए यह जरूरी है कि हमारे पास में उसके एक्सप्लोरेशन के बाद में GR तैयार रहें जी। तो उस दृष्टिकोण से यह योजना बहुत जरूरी थी। हमारे देश में अब तक लगभग 32,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में कोयले की उपलब्धता की संभावना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिवेदित की गई है। इसमें से लगभग 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सप्लोरेशन पूर्ण हो चुका है अब तक, और बचे हुए 16,000 में से लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सप्लोरेशन होना है, और उसको उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस योजना की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके हो जाने से हमें नए ब्लॉक्स बनाने में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में कॉमर्शियल ऑक्शन ऑफ कोल माइंस की शुरुआत की थी जी। उसके बाद से 87 कोल माइंस का ऑक्शन हो चुका है, अनेकों में उत्पादन शुरू हो गया है। आने वाले समय में चूंकि देश की कोयले की आवश्यकता अधिक है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि अतिरिक्त माइंस को कॉमर्शियल ऑक्शन में समावेशित किया जाए। तो उसके लिए माइंस के ब्लॉक तैयार करने के लिए
एक्सप्लोरेशन उसके पहले की गतिविधि है जो की जानी है, और उसमें जो व्यय होना है उसके लिए इस योजना की मंजूरी दी गई है। जी। अब मंजूरी के बाद में CMPDIL और MECL के द्वारा देश के कोयला धारण करने वाले राज्यों में और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों में भी एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि हमारे पास अतिरिक्त कोल ब्लॉक उपलब्ध रह सके। जी। अमृतलाल जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कोयले की उपलब्धता का, कि देश में कोयले का जो उत्पादन है, एक समय इसको लेकर सवाल उठा करते थे कि कोयले का संकट है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये देखने में आया है कि अब इस तरह की खबरें सुनने को देखने को नहीं मिलती हैं। कोयले का जो ब्लॉक की नीलामी का मुद्दा है वो भी खासा महत्वपूर्ण है, पारदर्शिता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों मुद्दों पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश में कोयले के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में 893 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है, जिसमें 115 मिलियन टन कैप्टिव एवं कॉमर्शियल माइन से हुआ है। जी। ये उससे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14% की ओवरऑल वृद्धि हुई है। अभी देश में पावर सेक्टर के लिए कोयले की प्रचुर उपलब्धता है, और कॉमर्शियल एवं कैप्टिव जो माइंस ऑक्शन हुई है, उसमें माइंस को चालू करने से पहले जो डिफरेंट क्लियरेंसेज होते हैं, उसके लिए कोयला मंत्रालय द्वारा समुचित समन्वय किया जा रहा है और तेजी से नई माइंस ऑपरेशन में आ रही है। तो अभी देश में ओवरऑल कोयले की उपलब्धता की स्थिति काफी सुधार हो चुका है, और आने वाले समय में उसमें और वृद्धि होगी। इस वर्ष के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए कोल मंत्रालय के द्वारा 1000 मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है, 1 बिलियन टन का। जी। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग आशान्वित हैं। जी। अमृतलाल जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि ये मुद्दा आर्थिक पहलू से भी जुड़ा है, जाहिर तौर पे कोयला और लिग्नाइट का मुद्दा है। आर्थिक दृष्टि से ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है? ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोयला हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का प्राइमरी सोर्स है, और देश की आर्थिक वृद्धि तेजी से हो रही है। ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता हर वर्ष बढ़ती जा रही है, इसलिए कोयले की उसके अनुरूप उपलब्धता होना हमारे आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टिकोण से कोयले की समुचित उपलब्धता हो। विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात है कि वर्ष 2047 तक कोयले की आवश्यकता बढ़ती रहेगी देश में। 2030 तक लगभग 1500 मिलियन टन और 2047 तक लगभग 2000 मिलियन टन की आवश्यकता होगी। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नितांत आवश्यक है कि हमारे पास एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स रहें, जिनको ऑफर किया जा सके कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए। तो इसलिए ये भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया निर्णय है, जो आगे जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसकी पूर्ति में अत्यंत ही मददगार साबित होगा। लिग्नाइट की उपयोगिता की अगर मैं बात करूं, तो लिग्नाइट की जो उपयोगिता है वो कितनी महत्वपूर्ण है? किस क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है? देखिए, अपने देश में तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात राज्यों में लिग्नाइट के खदान हैं। नाइबेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन तमिलनाडु में लिग्नाइट पर आधारित पावर प्लांट चलाया जा रहा है उनके द्वारा। राजस्थान में भी लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट है, और अन्य एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए भी लिग्नाइट का उपयोग हो रहा है। तो लिग्नाइट की उपलब्धता उन पावर प्लांट में जो सस्टेनेबल रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए जरूरी है, एवं साथ ही साथ जो पावर प्लांट है उनकी क्षमता भी आने वाले समय में बढ़ाए जाने की योजना है, उसके लिए भी अतिरिक्त लिग्नाइट की आवश्यकता है। तदनुसार लिग्नाइट ब्लॉक्स का भी एक्सप्लोरेशन इस योजना का हिस्सा है। जी। अमृतलाल जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और अब हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक और फैसले की। गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दी है। शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के मेट्रो विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना पर 5,453 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
परियोजना को मंजूरी की तिथि से 4 वर्ष में पूरा करने का प्रस्ताव है। हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक बनने वाला ये पूरा रूट एलिवेटेड होगा। इससे हरियाणा, खासकर गुरुग्राम और दिल्ली के लोगों को फायदा होगा। परियोजना को हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लागू किया जाएगा। स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद केंद्र और हरियाणा सरकार के 50-50 विशेष प्रयोजन वाहन को स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप हब है। मेट्रो का विस्तार होने से रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। नए और पुराने शहर के जुड़ जाने से क्षेत्र का संपूर्ण आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। जो मेट्रो की कनेक्टिविटी लगभग 28.5 किलोमीटर हरियाणा में गुरुग्राम में बढ़ाने का कार्यक्रम है, जो सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो को पहुंचाएगा और साथ में एक स्पर, एक 1.5 किलोमीटर लंबा अलग लाइन, साइड की लाइन स्पर लाइन बोलते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगी मेट्रो से। ये लगभग 5,453 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जिससे हमारे हरियाणा के खास तौर पे गुरुग्राम के लोगों को तो बहुत बड़ा फायदा होगा ही। लगभग 7.5 लाख अनुमानित है रोज यातायात करेंगे इस मेट्रो लाइन पे, जो इसका लाभ लेंगे। और इसके फलस्वरूप अनुमानित है कि जो गुरुग्राम है उस क्षेत्र में आईटी सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर, देश और विदेश की कई कंपनियां वहां पे काम कर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से एक अनुमान ये है कि लगभग इससे लाखों की संख्या में नए रोजगार के अवसर गुरुग्राम में शुरुआत होगी। तो ये बात थी मेट्रो कनेक्टिविटी की। और अब बात बीएसएनएल की। बीएसएनएल की 4G 5G सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़े पैकेज को मंजूरी दी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 89,047 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ बीएसएनएल पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए बीएसएनएल के लिए 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है। बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपए की जाएगी। इस पुनरुद्धार पैकेज के साथ बीएसएनएल एक मजबूत दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा, जो देश के दूर दराज के क्षेत्रों के साथ संपर्क पर केंद्रित होगा। इस स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ बीएसएनएल पूरे भारत में 4G और 5G सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। विभिन्न संपर्क परियोजनाओं के तहत बीएसएनएल 4G कवरेज से वंचित गांवों में इसकी सुविधा प्रदान करेगा। ये हाई स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाएं और कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क के लिए सेवाएं और स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा। कैबिनेट दिस वीक में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।